बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम बाबर नदीम है। आज हमारा 12th लेक्चर है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लेक्चर और हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और आज जो 12th लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली मैं आपको वो प्रोसीजर जो है वो बता चुका हूँ, तो लेकिन वो इस सेंस में प्रोसीजर बताया था कि एक रजिस्टरिंग एक जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज क्या हैं। ओवरलैप कर रहा है ना कि ये उसकी पावर और ड्यूटीज में भी आ रहा है और ये प्रोसीजर में भी वो प्रोविजंस आ रही हैं। तो पहले पिछले से पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 50 से 70 तक जो है वो बेसिकली उसको एज ए पावर्स एंड ड्यूटीज उसको जो है हमने जो है उसको जो है वो हमने पढ़ा था। आज हम उन्हीं प्रोविजंस को बाकी दीगर प्रोविजंस के साथ मिला के एज ए जो है वो एज ए प्रोसीजर जो है हम लोग उसको जो है वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा रिकैप करेंगे। अच्छा, रिकैप करने से मुराद पता क्या है? आप में से हो सकता है कुछ लोग उकता आगे हों कि सर यही अल्फाज शुरू में आते हैं ये बोलते हैं। यकीन जानिए, अगर आप किसी चीज को स्कीम के तहत किसी स्टैचू को कंसेप्चुअली पढ़े ना, तो ना उसको रट्टा लगाना पड़ता है ना याद करना पड़ता है, और वो एक कहानी की तरह आपको याद हो जाता है। और ये रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ना, अब आप बेशक बेशक इसको आप ना पढ़ें, आप इसको ना पढ़ें, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें फेल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको हर सेक्शन की मोटी मोटी बातें जो हैं वो जो है वो आपको याद होती जा रही हैं। तो ये वो रीज़न है कि मैं हर चीज़ को बार बार जो है वो रिकैप करता हूँ ताकि वो स्कीम बनी रहे। हमने देखा कि व्हाट टू प्रेजेंट, यानी कौन से डॉक्यूमेंट है जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि किसके सामने पेश करना है, यानी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने। फिर हमने देखा कि व्हेन टू प्रेजेंट के टाइम क्या होगा। फिर हमने देखा वेयर टू प्रेजेंट कि वो प्लेस कौन सी होगी जहां पे उसको जो है वो पेश करना है। फिर हमने देखा कि हु कैन प्रेजेंट, ठीक है, कि उसको कौन प्रेजेंट कर सकता है, हु कैन प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा, और पिछला जो लेक्चर था ना 11th, वो बड़ा ही अहम था। वो ये था व्हाट टू डू ऑन प्रेजेंटेशन, कि जब वो डॉक्यूमेंट पेश हो गया तो उस पे उसने क्या करना है। बेसिकली जो मैंने चीजें बोलनी है उस सब की उसने वेरिफिकेशन करनी है, उसके लिए उसने इंक्वायरी करनी है, उसके लिए उसने बंदे भी बुलाने हैं, सब कुछ करना है। आप प्लीज जो है वो सेक्शन जो है ना 34 और ये पिछला लेक्चर जो है ना 11 उसको जरा उस पर फोकस करें। अब जो है ना प्रोसीजर व्हेन डॉक्यूमेंट एडमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, व्हेन डॉक्यूमेंट एडमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अब हमने इसको देखना है, इसकी प्रोविजन सेक्शन 35 1 एंड 2 और 41 48 63 42 से 46 ए, ये इसकी जो है वो प्रोविजन है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको जो है वो इंडेक्स इंडेक्स के जरिए भी बताना चाहता हूं कि ये देखिए, ये देखें जरा, सेक्शन 32 देखें, पर्सन टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट, के कौन से आदमी हैं जो उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। और 33 भी उसके साथ था जो ये कहता था कि कौन से पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, और उसको कैसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अब पिछले लेक्चर 11th में हमने पढ़ा कि जब वो मसलन जब वो ऊपर वाले सारे काम हो जाएंगे तो वो फिर इंक्वायरी करेगा रजिस्टरिंग ऑफिसर कि क्या डॉक्यूमेंट प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर बंदे ने पेश किया है। अब उस इंक्वायरी के दो रिजल्ट निकल सकते हैं।
या तो वो उस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लेगा किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, और या वो रिफ्यूज कर देगा कि जी मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। तो अब 35 का टाइटल देखें, प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन रिस्पेक्टिवली। ये कौन कह रहा है, ये सेक्शन 35 कह रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुने, 35 एंड 2 ये डील करता है प्रोसीजर व्हेन डॉक्यूमेंट एडमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, या जब उसकी एग्जीक्यूशन एडमिट कर ली पार्टी ने। जबकि सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 जो है वो डील करता है जब उसने रिफ्यूज कर दिया, यानी उसने एग्जीक्यूशन एडमिट नहीं की एग्जीक्यूटर ने, और रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करना। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन एडमिट हो जाती है तो इसको मिला के पढ़ना है किसके साथ, इसको मिला के पढ़ना है सेक्शन 58 से लेके 63 के साथ मिला के पढ़ना है। ठीक है, और अगर वो रजिस्ट्रेशन जो है वो रिफ्यूज हो जाती है तो फिर 35(3) को मिला के पढ़ना है सेक्शन 71 से लेके सेक्शन 77 तक। आज हमने देखना है कि प्रोसीजर व्हेन डॉक्यूमेंट एडमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सेक्शन 34 पिछला लेक्चर था, अब सेक्शन 35, हालांकि ये भी मैं बाय चांस जो है पिछले लेक्चर में जो है वो पढ़ा गया हूँ। सेक्शन 35 इसी का ही हो क्या आपको जो है वो ये नजर आ रहा है, सेक्शन 34 में इंक्वायरी की, 35 आ गया। नहीं जी, प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन रिस्पेक्टिवली if all the person executing the document appear personally before the registering officer and are personally known to him, or if he be otherwise satisfied that they are the person they represent themselves to be, and if they all admit the execution of the document। ये पहला पैरा ये कहता है, ये पैरा ये कहता है कि सबसे पहले वो अपनी तसल्ली कर ले कि बंदे वही खड़े हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, और फिर वो बंदे अपनी जुबान से ये भी कहें कि जी हम इस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को तस्लीम करते हैं, या जो बेच रहा है, जो अपना राइट छोड़ रहा है दूसरी पार्टी की फेवर में, वो ये तस्लीम करे कि इसके ऊपर साइन अंगूठे मेरे ही हैं। इसको कहते हैं कि वो एग्जीक्यूशन को तस्लीम कर रहा है। ये होगी पहली सिचुएशन ए, पहली सिचुएशन। दूसरी क्या है, इफ इन द केस ऑफ एनी पर्सन अपीयरिंग बाय अ रिप्रेजेंटेटिव असाइनी एजेंट सच रिप्रेजेंटेटिव असाइनी एजेंट एडमिट द एग्जीक्यूशन। याद है सेक्शन 32 में हमने पढ़ा था कौन कौन बंदा जो है वो डॉक्यूमेंट जो को पेश कर सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ए में तो वो बंदा खुद जिसने वो एग्जीक्यूट किया है, लेकिन बी में उसका असाइनी, उसका एजेंट, उसका रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो और हो तो वो तस्लीम करें कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है हमने उसके बिहाफ पे क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, अब ये दूसरी सिचुएशन थी, पहले में वो खुद था, दूसरे में उसका रिप्रेजेंटेटिव एजेंट या असाइनी। तीसरा, इफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज डेड and his representative or assign appear before the registering officer and admit the execution। लो जी, अगर वो बंदा मर गया है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो, या उसका जो असाइनी है उसके मरने के बाद, वो रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने पेश हो और वो उसको क्या कर ले, तस्लीम कर ले। ये कौन सी सिचुएशन होगी, दूसरी। तो फिर ए बी सी तीनों सिचुएशन में, पहले में बंदा खुद पेश हुआ, दूसरे में उसका नुमाइंदा पेश हुआ, और तीसरे में उसके मरने पे उसका नुमाइंदा पेश हुआ, तो फिर द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एज डायरेक्टेड सेक्शन 58 to 61। ठीक है,
अब 58 और 61 में जो 10th लेक्चर था उसमें मैंने एज ए ड्यूटीज जो है ये आपको सेक्शन जो है वो पढ़ा दिए हैं, लेकिन हम उसको एक बार जो है वो फिर जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, 58 से पहले उसने क्या करना है कि 52 की कार्रवाई करनी है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। 52 में उसने क्या करना था कि उसने डॉक्यूमेंट आते साथ ही, चाहे वो एग्जीक्यूशन एडमिट की है या डिनाई की है, उसने आते साथ ही क्या करना था उस डॉक्यूमेंट के बारे में ये वाली चीज लिखनी थी। यानी किसने प्रेजेंट किया, किस टाइम पे किया, किस दिन किया, किस वक्त किया, और फिर उसके साइन अंगूठे भी करवाने थे। ये बेसिकली सेक्शन 52 की इंडोर्समेंट है। ठीक है, अब मैं इसलिए रिपीट नहीं करूंगा कि मैं 10वें लेक्चर में ये चीज पढ़ा चुका हूं। उसके बाद सेक्शन 58 और किसका प्रोसीजर बता रहा है, सेक्शन 58 पार्टिकुलर टू बी endorsed ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू बी रजिस्टर्ड। वही कि अब वो डॉक्यूमेंट के में उसने कौन कौन से वो लिखने हैं, इंडोर्समेंट करनी है, तो ये मैं आपको बता चुका था पहले भी, फिर बता देता हूँ। इसके बाद ये देखें, लेन देन के बारे में उसने बयान पढ़ लिया है, उसको जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो सारे का सारा जो है रजिस्ट्रार देखें। बेशक उसने एक स्टैंप बनाई है, इसकी लॉ में गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो अपना वक्त बचाने के लिए क्या करते हैं कि उन्होंने ये खाली सी एक प्रोफार्मा स्टैंप बनाई हुई है और इसमें इसको फिल शिल कर देते हैं, और फिर नीचे उन बंदों की इंडोर्समेंट है जिन जिन ने उस रजिस्ट्रेशन में क्या लिया है, हिस्सा लिया है, और एंड पे फिर उसने इस चीज का मेमोरेंडम बनाया है कि बनई ये साइन अंगूठे मेरे रूबरू हुए। ठीक है, और उसके बाद एंड पे उसने एक सर्टिफिकेट दिया है अपनी स्टैंप के साथ कि आज मेरे रूबरू ये डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है। मैं इसलिए नहीं इसको छेड़ूंगा, यानी आपको ये बेर रीडिंग इसलिए नहीं करवाऊंगा कि अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप 10वां लेक्चर सुने, उसमें मैंने 58 से लेकर 61 बड़ी डिटेल में करवाया है कि वो उसको सर्टिफिकेट जारी कर देगा, फिर उस सर्टिफिकेट को जो है वो मुतलका बुक के अंदर जो है वो कॉपी भी किया जाएगा। 62 भी देखा हमने, 63 भी देखा, बल्कि हमने 70 तक ये सेक्शन जो थे वो हमने जो है वो देखे थे। ठीक है, अच्छा, अब हम ना ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, तो आपने इस तरह से शुरू करना है कि सबसे पहले हेडिंग ये देनी है कि इंक्वायरी अंडर सेक्शन 34 और स्टेप 1 है। बेशक आप ऐसे लिखो स्टेप 1 प्रोसीजर लिख के स्टेप 1, और लिखें आप इंक्वायरी अंडर सेक्शन 34, और उसके अंदर आप ये लिखें कि वो इंक्वायरी करेगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट जो है वो विद इन टाइम एट प्रॉपर प्लेस एंड बाय प्रॉपर पर्सन आया है। ठीक है, तो वो आपने उसके अंदर लिखना है। फिर उसके अंदर आपने इंक्वायरी में ये लिखना है कि उस इंक्वायरी के लिए वो किसी भी बंदे को तलब कर सकता है। ठीक है, और उस बंदे की तलबी के बारे में आपने आगे लिखना है कि अगर किसी बंदे को तलब करना जरूरी हो तो उसके लिए फिर आगे सेक्शन 36, 37, 38, 39 है जो बताते हैं कि कब एक बंदा जो है वो खुद पेश होगा और कब उसको एग्जेम्प्ट करते हुए किसी और बंदे को जो है वो तलब किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है जी कि अब 35 की कार्रवाई लिखनी कि इंक्वायरी के बाद वो खुद को सेटिस्फाई करेगा कि प्रॉपर बंदे ने पेश किया है, प्रॉपर टाइम पे पेश किया है और प्रॉपर जगह पे पेश किया है। और फिर अगर पार्टी या उसका रिप्रेजेंटेटिव, ये अब स्टेप 2 है, वो कहते हैं जी कि जो है मैं इस एग्जीक्यूशन को एडमिट करता हूं, तो उस एडमिशन की सूरत में आगे प्रोसीजर है सेक्शन 58 का। अच्छा, इस सॉरी, इंक्वायरी से पहले आपने लिखना है इंडोर्समेंट अंडर सेक्शन 52। जो 52 की इंडोर्समेंट है ना, वो चाहे डॉक्यूमेंट आ गया, चाहे उसकी एग्जीक्यूशन एडमिट होती है, रिफ्यूज होती है, वो इंडोर्समेंट होनी ही होनी है। वो इंडोर्समेंट होनी ही होनी कि ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने जो है वो आज जो है वो पेश हुआ है। तो 52 के तहत डॉक्यूमेंट पेश हुआ, इस बंदे ने प्रेजेंट किया,
और उसके बाद उसके अंदर जो है वो नेक्स्ट ये लिखना है कि 34 के तहत इंक्वायरी की गई, और फिर उसके बाद आपने लिखना है कि 35 के तहत उसने स्टेप 3 में उसने वेरीफाई किया, ये चीज़ें वेरीफाई की, और उसके बाद उसने क्या किया कि 58 स्टेप 4 में उसने 58 के तहत ये पार्टिकुलर इन बुक्स के अंदर उसने दाखिल किए। इस तरह 59 और 60 उस सब का देख के आपने उसका जो है वो प्रोसीजर जो है वो क्या कर देना है, वो कंप्लीट कर देना आपने, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था उसका प्रोसीजर। अच्छा, ये प्रोसीजर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कॉमन है किसके लिए, ये प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके लिए भी है। ये जो प्रोसीजर हमने पढ़ा है ये फॉर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल भी है, ठीक है। ये प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन, ये उसके लिए भी है, ठीक है। लेकिन विल और अडॉप्टेड टू सन की सूरत में कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर भी है। तो अब हमने कॉमन प्रोसीजर पढ़ लिया है, अब वो एक्स्ट्रा प्रोसीजर विल की सूरत में क्या है, वो हम जो है उसके बारे में जो वो प्रोविजंस हैं वो हम देख लेते हैं उसको, तो हमें वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इसमें जी सेक्शन 41 या और 42 टू 46 ये है, ये हम जरा एक दफा जो है ना ये पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें और उस कॉमन प्रोसीजर में यानी इसमें क्या एक्स्ट्रा बात जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको स्टैचू की कोई चीज समझ ना आए तो साथ में ही उर्दू वाला बेर एक्ट आपके पास है, आपने वहां से उसको पढ़ना है, तो बड़ी हद तक आपको उसकी जो है वो समझ जो है वो आ जाएगी। अच्छा, 41 तो वो था ना कि इसको 32 के साथ मिला के पढ़ना है कि कौन एक डॉक्यूमेंट को या अथॉरिटी टू अडॉप्ट को प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था, चलो एक दफा फिर जल्दी से पढ़ लेते हैं। A will or an authority to adopt presented for registration by testator or donor। टेस्टेटर विल के बारे में, जो विल कर रहा है उसको टेस्टेटर कहेंगे, और जो अथॉरिटी टू अडॉप्ट दे रहा है वो डोनर है, बेसिकली वो बच्चा गिफ्ट कर रहा है। मे बी रजिस्टर्ड इन द सेम मैनर एज एनी अदर डॉक्यूमेंट। लो जी, उसने यही बात खत्म कर दी। वो जो हम प्रोसीजर पढ़ के आए हैं ना, 34 में इंक्वायरी करेगा और 35 में क्या करेगा, वो वो उसकी देखेगा कि वो उसको एडमिट करता है या नहीं करता, तो वो उसने पहले में उसने कहा कि वही प्रोसीजर इस्तेमाल करो जो कहाँ पे लिखा हुआ है, जो हम वो सेक्शन 35 में पढ़ के आए हैं, और फिर आगे 58 और 59 वो वाला कहता है विल और अथॉरिटी टू adopt presented for registration by any other person entitled to present it shall be registered if the registering officer is satisfied that। अच्छा, अगर वो विल या अथॉरिटी जो है वो ना तो टेस्टेटर ने दी है ना डोनर ने दी है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, किसी थर्ड बंदे ने दी है, तो उस सूरत में वो क्या करेगा, वो ये सेटिस्फाई करेगा दैट द विल और अथॉरिटी वाज एग्जीक्यूटेड बाय द टेस्टेटर और डोनर, कि भाई वो ये जो विल या अथॉरिटी है ये एग्जीक्यूट हुई है, फिर दैट टेस्टेटर एंड डोनर इज डेड, फिर ये है कि वो मर चुके हैं, वो तभी तो उनकी जगह पे कोई आया है ना। That the person presenting the will or authority is under section 40 entitled to present the same। तो सेक्शन 40 के तहत वो बंदा वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का इंटाइटल्ड भी है, ठीक है। और वो सेक्शन 40 पढ़ लें आप कि कौन कौन से बंदे जो विल और उसके सूरत में इंटाइटल्ड थे। द टेस्टेटर और आफ्टर हिज डेथ एनी पर्सन क्लेमिंग एज ए एग्जीक्यूटर और अदरवाइज अंडर अ विल मे प्रेजेंट इट टू द सब रजिस्ट्रार, ये इंटाइटल्ड है। The donor or after the death of the donor donee of any authority to adopt or adoptive son may present to the registrar of sub registrar। क्यों बच्चों, समझ आ गई मेरी बात की? अच्छा, ये तो हो गया ना वो वाला प्रोसीजर कि जो जैसा सेक्शन 35 में लिखा है वही 41 में लिखा है कि अगर किसी थर्ड बंदे ने दी है तो वो कौन कौन सी चीजें वेरीफाई करेगा। अब प्रोसीजर थोड़ा सा आगे
डिपॉजिट एंड डिस्पोजल ऑफ विल। ठीक है, एनी टेस्टेटर में इधर पर्सनली और बाय ड्यूली ऑथोराइज। अब जो विल है ना जी, विल ये बेसिकली एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो डिपॉजिट ऑफ विल से क्या मुराद है कि वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा। ठीक है, और डिस्पोजल ऑफ विल से मुराद है कि अगर किसी ने उस विल का पीछा ही नहीं किया तो वो विल जो है वो जाया कैसे होगी, ये है डिस्पोजल ऑफ विल। ये हम दो चीजें जो है वो इसमें क्या करने लगे हैं, वो हम एक्स्ट्रा पढ़ने लगे हैं। ठीक है, any testator may either personally or by duly authorized agent deposit with any registrar his will in a sealed cover superscribed with the name of the testator and that of his agent if any and with the statement of the nature of the document। देखें, जो जो विल होगी वो एक कवर में सील्ड होगी। ठीक है, उसके अंदर सील होगी और उसके बाहर लिखा होगा क्या, सुपरस्क्राइब्ड विद द नेम ऑफ द टेस्टेटर, उसके बाहर टेस्टेटर का नाम लिखा होगा और अगर उसका एजेंट है तो उसका नाम लिखा होगा और फिर उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होगी कि ये विल है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। Any testator may either personally or by duly authorized agent deposit with any registrar his will in a sealed cover superscribed with the name of the testator and if of his agent and with statement of the nature। वो डॉक्यूमेंट जो कि सील्ड है उसके ऊपर ये चीजें लिखी होंगी कि ये एक विल है और ये बंदा इसको जो है वो इस बंदे ने बनाई है और ये उसका एग्जीक्यूटर है सो कॉल्ड और ये आया है। The testator shall also endorse on the cover the name and address of the person to whom the original document shall be delivered after the registration after his death। फिर टेस्टेटर ने उसी डॉक्यूमेंट के कवर के ऊपर लिखना है कि मेरे मरने के बाद मेरा नॉमिनी कौन होगा जो इस विल को खोलेगा जिसको ये विल दी जाएगी। ठीक है, प्रोसीजर ऑन डिपॉजिट ऑफ विल। फर्ज करें कि टेस्टेटर खुद आया है और कवर के ऊपर सारा कुछ लिख के ले आया है और उसने ला के तो वो रजिस्ट्रार को दे दिया। अब ऑन रिसीविंग सच कवर द रजिस्ट्रार इज इफ सेटिस्फाइड दैट द पर्सन प्रेजेंटिंग द सेम फॉर डिपॉजिट इज द टेस्टेटर। अब वो अपनी तसल्ली कर रहा है कि जिसने डॉक्यूमेंट दिया, ये बेसिकली किसके पैरेलल चल रहा है, सेक्शन 42 43, ये बेसिकली सेक्शन 35 के पैरेलल चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ऑन रिसीविंग सच कवर द रजिस्ट्रार इफ सेटिस्फाइड दैट द पर्सन प्रेजेंटिंग द सेम फॉर इज द टेस्टेटर और हिज एजेंट शैल ट्रांसक्राइब इन द रजिस्टर बुक नंबर 5। याद करें बुक नंबर 5 यही थी। देखें बुक नंबर 3 भी विल के बारे में है। फिलहाल बुक नंबर 5 में एंट्री होगी अबाउट डिपॉजिट ऑफ विल और जब उस विल को खोला जाएगा तो उसकी एंट्री होगी बुक नंबर 3 में। ट्रांसक्राइब इस रजिस्टर में क्या मतलब, उसको कॉपी करेगा। और मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि अब बुक की डेफिनेशन ये है कि वही विल की कॉपी जो है उसको बाइंडिंग कर दिया जाएगा दीगर विलों के साथ। ठीक है, दिस सुपरस्क्रिप्शन अफोरसेट और जो उस कवर के ऊपर लिखा है वो भी उसमें लिखेगा। एंड शैल ट्रांसक्राइब्ड इन हिज बुक द सुपरस्क्रिप्शन अफोरसेट, कि जो कवर के ऊपर चीजें लिखी है ना वो सारी बुक नंबर 5 में लिखेगा। एंड शैल नोट इन द सेम बुक, और इसी बुक में लिखेगा ऑन द सेड कवर द ईयर मंथ डे एंड आवर ऑफ सच प्रेजेंटेशन। जैसे हमने उधर में देखा था एक स्टैंप सी बनी हुई थी, तो वो सारी चीजें लिखेगा कि आज इस दिन इस वक्त इस मौके पे इस बंदे ने आके जो है वो डॉक्यूमेंट दिया है। एंड रिसीट and the name of any person who may testify to identify the testator or his agent and any legible inscription which may be on the seal of the cover। और फिर जिस बंदे ने उसको आइडेंटिफाई किया है वो उसका भी जो है वो जो है वो, और जो कवर की सूरत हाल है उसकी रंगत है
उसकी भी डिस्क्रिप्शन सारी किस में लिखिएगा, बुक नंबर 5 में लिखेगा। अगर आप इसको उर्दू में पढ़ लेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए ये पढ़ना। लो जी, अभी मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर 10 जो है ना, ये डिपॉजिट एंड डिस्पोजल ऑफ विल के बारे में है। जो सेक्शन 42 है वो बताता है कि टेस्टेटर खुद सील्ड कवर में लेके आएगा अपनी विल, और उसके ऊपर वो सारा कुछ लिखेगा, या उसका एजेंट लेके आएगा और लिखेगा कि ये विल है, जिसने वो एग्जीक्यूट करनी है उसके मरने के बाद उसका भी नाम लिखा होगा। फिर वो उसी के ऊपर ये लिखेगा कि मेरे मरने के बाद ये डॉक्यूमेंट किसको दिया जाए। फिर जब वो डॉक्यूमेंट दे देगा रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, बुक नंबर 5 में जो है वो सारे पार्टिकुलर्स की जो है वो एंट्री कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, द रजिस्ट्रार शैल प्लेस एंड रिटेन द सील्ड कवर इन हिज फायर बॉक्स। वो अपने फायर बॉक्स में वो क्या करेगा, उसको रख लेगा। लो जी, ये विल जो है ये क्या होगी, डिपॉजिट होगी, या जितने दूसरे अल्फाज में जिसको आप कहते हैं कि वो जो है वो रजिस्टर्ड होगी, तो वो उसने क्या किया, फायर प्रूफ बॉक्स के अंदर जो है उसको रख दिया। अब आगे क्या होगा, अच्छा, अब विड्रॉल ऑफ सील्ड कवर डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 42, अगर वो अपने मरने से पहले टेस्टेटर आ जाता है तो वो अपनी विल विड्रॉ कर सकता है। इफ द टेस्टेटर हु हैड डिपॉजिटेड सच कवर विशेस टू विड्रॉ इट, he may apply either personally or by duly authorized agent to the registrar who hold it in deposit, and such registrar, if satisfied that the applicant is actually the testator or his agent, shall deliver the cover accordingly। तो वो उसको वही वो सील्ड कवर जो है उसको क्या करेगा, वापस करेगा और उसको कहेगा मेरी जान छोड़। प्रोसीडिंग ऑन डेथ ऑफ द डिपॉजिटर, अब फर्ज करें वो मर गया, अब क्या होगा, if on the death of the testator who has deposited a seal cover under section 42, application be made to the registrar who hold it in deposit to open the same, and if the registrar is satisfied that the testator is that, he shall in the applicant's presence open the cover and at the applicant's expenses cause the contents thereof to be copied in book number 3, and then deliver the deposited will to the nominee of the testator or his representative। बच्चों वो ये कह रहा है, अगर वो मर गया तो टेस्टेटर मर गया और उसके बाद कोई बंदा आके कहता है जी कि मैं एग्जीक्यूटर हूँ या मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो इस विल को खोला जाए, तो क्या करेगा वो कि वो उस एप्लीकांट की मौजूदगी में उसको क्या करेगा, उसको ओपन करेगा और फिर उसके जो कंटेंट्स होंगे विल के वो किस में लिखेगा, बुक नंबर 3 में लिखेगा, और असल विल जो है वो किसको पकड़ा देगा, वो उसको जो बंदा आया है ड्यूली ऑथोराइज्ड है, ठीक है, उसको वापस कर देगा। If in respect of any will deposited no step are taken by the testator or other person under section 44 or subsection 1 of this section, the registrar shall follow the procedure herein after provided for disposal of such will or sealed cover। एक खास अरसे तक अगर कोई भी उस विल का पीछा नहीं करता तो फिर उस डिपॉजिटेड विल को क्या कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे सेक्शन 46 के। Nothing herein before contained shall affect the provision of section 294 of the Succession Act or the power of any court by order to compel the production of any will। जी सेक्शन 46 कह रहा है कि अदर लॉज जो है विल के बारे में वो उसको ये प्रोसीजर जो है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, when any such order is made, the registrar shall, unless he will the will has been already copied under section of, open the cover and cause the will to be copied in book 3 and make a note on such copy that the original has been removed into the court in pursuance of the order aforesaid। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सेक्शन 46(1) ये कहता है कि किसी भी कोर्ट की ये पावर है कि वो कहे जी विल मेरे सामने पेश करो। ठीक है, आगे जो 40 जो सबसेक्शन 2 वो कहता है कि अगर ऐसा कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस कवर को खोलते हुए
बुक नंबर 3 में उसकी एंट्री करेगा विल की, और जो असल विल होगी उसको कोर्ट में क्या कर देगा, पेश कर देगा। ठीक है, अब है डिस्पोजल ऑफ विल के बारे में सेक्शन 46 है, अगर कोई उसके बारे में नहीं आया, लेकिन मैं एक दफा फिर जो है इसको जो है वो रिपीट करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ना अब अपने आप को भी दुरुस्त कर रहा हूँ। वो जो प्रोसीजर था ना, सेक्शन 34 35 और उसके बाद फिर 58 और 62, उसको आप सिंपल एनी डॉक्यूमेंट अदर देन विल आर अथॉरिटी टू अडॉप्ट की हद तक रखें। और ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजर, ये बेसिकली विल के बारे में है या अथॉरिटी टू अडॉप्ट भी इसमें शामिल है, ये इसके बारे में है। और वो हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 40 ने बताया कि कौन सा बंदा जो है वो प्रेजेंट कर सकता है एक विल को या एक अथॉरिटी टू अडॉप्ट को। और फिर हमने 41 में पढ़ा कि वो विल या अथॉरिटी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है। तो वो उसने कहा है कि बिल्कुल ऐसे ही करें जैसे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की करते हैं। यानी ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन है 58 से लेके 63 तक। ठीक है, फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन दे रहा है, वो टेस्टेस्टर नहीं कोई और बंदा आके उसको दे रहा है, तो फिर उसने इन चीज़ों की वेरिफिकेशन करनी है कि क्या प्रॉपर पर्सन ने दी है। अच्छा, अगर जिस पर्सन ने दी है क्या उस वक्त टेस्टेटर और डोनर जो है वो डेड है, तो ये सारी चीज़ें उसने जो है वो क्या करनी है, वो उसने उस वक्त जो है वो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है वो देखनी है। उसके बाद हमने फिर आगे एक चीज पढ़ी है कि उस रजिस्ट्रेशन से पहले वो जो विल है उसको यानी उसको रजिस्ट्रेशन तक लेके कैसे जाया जाएगा, वो है डिपॉजिट ऑफ विल। ठीक है, तो उसका हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि वो टेस्टेटर खुद आएगा या उसका एजेंट आएगा, कवर में लेके आएगा, वो उसको पेश करेगा, उसके ऊपर लिखा होगा। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा जी, उसके ऊपर वो नॉमिनी भी लिखेगा जिसको वो डॉक्यूमेंट दिया जाए। फिर उसके बाद देखा है कि जब वो डॉक्यूमेंट दे दिया गया है तो फिर रजिस्ट्रार जो है वो क्या करेगा कि वो रजिस्ट्रार वो डॉक्यूमेंट जब प्रेजेंट हो गया है तो फिर वो क्या करेगा, बुक नंबर 5 में उसकी जो है वो एंट्री कर देगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा कि वो सील्ड कवर को वो फायर प्रूफ बॉक्स में रख देगा। फिर 44 कहता है कि वो आके उस डॉक्यूमेंट को वापस भी ले सकता है। फिर 45 कहता है कि अगर डिपॉजिटर मर गया है तो अब वो जो है वो उसको कैसे ट्रीट करना है, वो जो डिपॉजिट विल है। तो जो बंदा एक एप्लीकेशन देगा उस एप्लीकेशन पे कोर्ट जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तो कि भाई वाकई ये इंटाइटल्ड है उसके लिए, तो वो बुक नंबर 3 में उसकी एंट्री करेगा और फिर वो ओरिजिनल जो विल उसके पास जमा थी वो उस बंदे को पकड़ा देगा। ठीक है, उसके बाद for the disposal of such will, if in respect of any will deposited no step are taken by testator or other person। और अगर कोई उस स्पेसिफिक टाइम में कोई उस विल के पीछे नहीं आता तो फिर आने वाले सेक्शन के तहत वो उसको क्या कर देगा, और उस विल को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये है 46 कहता है कि अगर किसी कोर्ट ने वो विल मांग ली है तो वो उसको खोलेगा सील को, उसको बुक नंबर 3 में एंट्री करेगा और फिर वो जो विल है वो किसके सामने पेश करेगा, उस कोर्ट के सामने जिसने बुलाया। अब 46 ये है कि उसकी डिस्ट्रक्शन कैसे होनी है विल की। A will in deposit with a registrar at the commencement of the registration ordinance and will thereafter deposit may be destroyed after showing the procedure hereinafter if the will is not registered before such destruction। ठीक है, वो कह रहा है अगर वो विल जो है उसके पीछे कोई नहीं आया, ठीक है, तो उस सूरत में उसको क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड भी नहीं हुई तो उसको क्या किया जाएगा, उसको जो है वो ज़ाया किया जाएगा। किस मैनर में, every registration shall on the first day of July in year next after commencement of and on the first day of July in every third year send a copy a notice to every depositor or his nominee inquiring about the depositor present and shall enter on the cover and his register any new orders supplied in response to such।
रजिस्ट्रार क्या करेगा, हर जुलाई in the year next after commencement of the registration and on first day of July in every succeeding third year, यानी हर तीसरे साल के जुलाई में वो क्या किया करेगा, एक नोटिस भेजेगा डिपॉजिटर को और उसके नॉमिनी को, क्यों, देखे कि क्या वो टेस्टेटर जिंदा है या मर गया है, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, उसके प्रेजेंट एड्रेस के बारे में भी इंक्वायरी करेगा, और उसके बाद अगर वो एड्रेस चेंज हो गया है तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर भी लिखेगा, कवर के ऊपर भी चेंजिंग करेगा कि अब उसका एड्रेस जो है वो ये है। If as a result of such notice or in any other manner the registrar is satisfied that the testator has died, the registrar shall, after making an entry in his book as to death of the testator and the nature of the information on which he has acted up, open the cover in presence of the judicial officer not below the rank of the civil judge। अब अगर नोटिस के बाद उसको पता लगता है कि टेस्टेटर मर गया है, तो अब उसने कोर्ट की मौजूदगी में क्या करना है, उस सील्ड कवर को ऊपर करना है। He shall thereupon issue a notice to the executor, फिर उसमें जो एग्जीक्यूटर लिखा होगा उसको वो तलब कर लेगा, if any and also to such other person or person driving any benefit under the will, और विल में जो इंटरेस्टेड बंदे होंगे जिनको इंटरेस्ट जा रहा है उनको भी तलब कर लेगा, ठीक है। इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ विल, और उनको बताएगा कि भी मेरे पास विल है, एंड आल्सो दैट अनलेस स्टेप्स आर टेकन विद इन पीरियड ऑफ 6 months देयर फ्रॉम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल द डॉक्यूमेंट शैल बी लायबल टू बी डिस्ट्रॉयड, और उसके 6 माह तक उस यानी वो नोटिस करने के बाद वो इंतजार करेगा कि कोई आए और आके इस विल को कंटेस्ट करे, अगर कोई नहीं आता तो वो फिर वहां से जब उसने कोर्ट में प्रेजेंट की उसके 6 माह के बाद उस विल को क्या कर देगा, जाया कर देगा। नथिंग द एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन नोटिस अनटिल द विल इज एक्चुअली डिस्ट्रॉयड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ, जो विल जाया होनी है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेकॉर्ड एक्ट 1917 के तहत होनी है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम कैन बी इफेक्टेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड डे टू ऑन पेमेंट ऑफ द प्रॉपर चार्जेस, और किसी पार्टी के कहने पे भी वो रजिस्ट्रेशन जो है उसको क्या किया जा सकता है, वो कैंसिल किया जा सकता है। तो ये था आज हमने जो है वो प्रोसीजर पढ़ा है रजिस्ट्रेशन के बारे में, और साथ में हमने प्रोसीजर पढ़ा है किसके बारे में, हमने विल के बारे में जो है वो प्रोसीजर जो है वो पढ़ा है। और विल के बारे में हमने प्रोसीजर क्या पढ़ा है, सेक्शन 40 ये कहता है, सबसे पहले ये चीज है कि जो एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने का तरीकेकार है, एक डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन और एक विल की रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन प्रोविजन उनकी डिफरेंट है। जो एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने का मूवेबल प्रॉपर्टी वाला है वो सेक्शन 34, 35, 36, 37, 38 डील करता है, ठीक है, जबकि विल को सेक्शन 40, 41 और ऑनवर्ड डील करते हैं। सेक्शन 40 बात करता है कि कौन कौन से लोग हैं जो कि एक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के जो हैं वो क्या हैं, वो इंटाइटल्ड हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ या अथॉरिटी टू अडॉप्ट को। उसके बाद यानी ये पर्सन इंटाइटल्ड है, 41 में वो तसल्ली करेगा क्या इंटाइटल्ड बंदा ही उसके सामने है। उसके बाद वो क्या कहेगा, वो कहता है कि अब वो विल जो है वो जो प्रेजेंट हुई है उसने डिपॉजिट कैसे होना है, तो उसका वो तरीकेकार ये कहता है सील्ड कवर में आएगी, वो उसकी सील्ड कवर की एंट्री करेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसकी बुक नंबर 5 में एंट्री करेगा, वो सील में व्हाट्सएवर जो भी है और वो सारा कुछ उसके ऊपर लिखेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसको फायर प्रूफ बॉक्स के अंदर जो है वो रखवा देगा। 44 कहता है वो डॉक्यूमेंट जो है वो वापस ले सकता है। 45 ये कहता है कि जब वो मर जाएगा कौन, वो तो एक एप्लीकेशन आएगी किसकी तरफ से, जो उसमें इंटरेस्टेड होगा उस बिल में, और उसकी बुनियाद पे उसको जो है वो क्या किया जाएगा, उसका कवर जो है ओपन किया जाएगा और एक बार दफा फिर उसकी बुक नंबर 3 में क्या की जाएगी, वो एंट्री की जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर कोई नहीं आता उस विल के पीछे एक स्पेसिफिक पीरियड में, तो फिर वो कहता है कि वो उसका जो प्रोसीजर है
कि अब उसको जाया कैसे करना है, डिस्पोजल ऑफ बिल का वो कहता है कि आगे वो सेक्शन बताएगा। इसी तरह सेविंग, ये दूसरे लॉ जो हैं वो इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। और फिर हमने 46 में जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ विल के बारे में पढ़ा। डियर एस्पिरेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर चीज़ को जो है वो थारोली जो है वो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।